तो प्लीज टेल मी कौन है फर्स्ट। हेलो हेलो गाइस लेट मी सी। हेलो Sir, am I audible to you? या यू आर ऑडिबल गाइस। एक एक बाकी सब है ना, एक बार प्लीज म्यूट रखना ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। एक एक को अनम्यूट करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैंने सबको अनम्यूट किया, किसी को कैमरा ऑन करना है वो भी परमिशन दिया हुआ। यू कैन ऑल्सो यू नो स्टार्ट योर कैमरा एज वेल। बताओ कौन बोल रहा है। Sir, Ishika, am I audible? यस इशिका यू आर ऑडिबल, बताओ। सर मेरा एज सच कोई क्वेश्चन का डाउट नहीं था बट सर कुछ क्वेश्चंस हैं हाँ इशिका बताओ। हेलो माई वॉइस इज ऑडिबल इशिका। हेलो कि इंडियन सोसाइटी में बी अंडरस्टूड एज अ सिस्टम ऑफ नहीं नहीं कॉग्निटिव सॉरी स्ट्रक्चर। सॉरी सॉरी, एक सेकंड मैं मिस कर गया। इनिशियली आपका वॉइस बीच में नहीं आया था, अभी वापस रीड करो। ओके सर, इंडियन सोसाइटी में बी अंडरस्टूड एज अ सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। लुई डुमो। यस सर, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अभी नहीं समझ में आ गया इशिका। एक सेकंड मैं समझाता हूँ क्यों नहीं आएगा। लुई डुमो का ऐसा ही अंडरस्टैंडिंग है। लुई डुमो अभी हमने कवर ही नहीं किया इशिका। लुई डुमो जब मैं कास्ट में कवर करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, बट येट मैं आपका डाउट क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। अभी क्या समझना चाह रहे हो इसमें, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर इस क्वेश्चन को मतलब किस तरीके से लिखना है वो समझ नहीं आ रहा कि कैसे अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। नहीं ये क्वेश्चन आपने कहाँ पे पढ़ लिया सडनली। ये कास्ट का क्वेश्चन है, लुई डुमो का क्वेश्चन है। सर मतलब ये टॉपिक वाइज जो हमारे पास क्वेश्चन वाली बुकलेट है ना अच्छा उसमें लिखा हुआ था तो ये उसके। क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करने का कैपेसिटी नहीं रखोगे अनटिल अनलेस आपने लुई डुमो का पढ़ा है। अब आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ क्या है। इंडियन सोसाइटी कुछ लोग मानते हैं एक स्ट्रक्चर है। हर सोसाइटी एक स्ट्रक्चर के जैसे, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर के जैसे रूप में चलता है, राइट। यस सर, यस और सर। वहीं पे लुई डुमो आते हैं और बोलते हैं भैया इंडियन सोसाइटी एक स्ट्रक्चर नहीं है, इंडियन सोसाइटी एक सोच है, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर होता है तो चेंज हो जाती है चीजें, बिगड़ सकता है, उखड़ सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन जब कोई चीज सोच बन जाए तो वो कभी चेंज नहीं हो सकती। और इसके अंदर अब ये सोच क्या है इंडिया की, पोल्यूशन एंड प्योरिटी के प्रिंसिपल्स पे चलना और इस हायरार्की के प्रिंसिपल पे चलना। और ये हायरार्की किस में दिखाई देती है, पोल्यूशन एंड प्योरिटी के। और ये पोल्यूशन एंड प्योरिटी कैसे इंडिविजुअल माइंड में एंट्री कर जाती है, कास्ट एंडोगमी, कास्ट बेस्ड रिचुअल्स, सॉरी ऑक्यूपेशंस एक्सेट्रा। तो ये प्योर लुई डुमो का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डू यू थिंक इंडियन सोसाइटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर or cognitive in nature? Yeah, maybe it could be, because at the end every society is having certain own opinions. कहीं ना कहीं हर सोसाइटी कहीं ना कहीं एक सोच से भी चलती है। नेशनलिज्म क्या, एक सोच होती है, एक वी फीलिंग होती है जिसका कोई ढांचा नहीं होता है। बट अगर हम ये बोलें कि इंडियन सोसाइटी एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करती है, तो भाई साहब ये दिमाग में अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट डूमोस थियरी ऑफ कास्ट. It would not be sufficiently capable, you will not have that capacity to attempt it by the time you are doing your paper 2 chapter 2. ठीक है। ओके सर। सर कुछ क्वेश्चंस और लेकिन भी हैं इस एक चैप्टर में एक लाइक एक कि सेकंड एक जैसे। सेकंड एक सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, डुमो को भूल जाते हैं एक बार, ठीक है। यस कॉग्निटिव सर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। सर वो स्ट्रक्चर जो हम अपने माइंड में बनाते हैं कि परफेक्ट इस परफेक्ट तरीके से परफेक्ट। कैसे कैसे बस बस सोसाइटी। बस इतना बहुत है, परफेक्ट। क्या इंडियन सोसाइटी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है क्या। सर सम एक्सटेंट यस। क्या वेस्टर्न सोसाइटी भी एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है क्या। तभी तो हमने वेस्ट को सुपीरियर माना ना, कि वेस्ट की ये यस वैल्यू है, ये वैल्यू है, वेस्ट में ये है, वेस्ट में ये है। ये सोच ही तो थी ना हमारी। यस सर। तो अगर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है तो हर सोसाइटी में कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है। लेकिन डुमो ये कहना चाहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होने के कारण ये सोसाइटी कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर पे नहीं चलती है, सोच पे चलती है। वो कहना डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर सोच से चल रहे होते तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट नहीं हो रहा होता, राइट। यस सर, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ सर, इसमें ना इस चैप्टर में काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन मतलब इंडियन सोसाइटी। तो मतलब पूरे क्वेश्चंस को हम एक ही रूट पे कैसे लिखें इतना सारा, एक तो सेकंड एक सेकंड कोई एक सेकंड, नॉलेज। आराम से चलते हैं ना, आराम से चलते हैं। कौन से साल के क्वेश्चन है वो।
तो बहुत पुराने हैं बट बट काफी सारे नहीं, क्वेश्चंस आए हुए हैं। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, मैंने आपको बार बार बोला है, 2008 के सिलेबस के बाद के क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा, इनको भी देखो, अच्छी बात है, क्या पता कल आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी है, लेकिन 2008 से पहले ये सारे सिलेबस में मेंशन्ड थे, सिर्फ सोशल रिफॉर्म नहीं थे। उस टाइम सोशल रिफॉर्म में रिलीजियन रिफॉर्म भी थे, लिंग्विस्टिक रिफॉर्म्स भी थे, लैंग्वेज, हिंदुस्तान, इंडिया, उर्दू, सबका सिलेबस था उधर, वो बड़ा एक अलग लेवल पे था सिलेबस। अब अगर आप देखो MS ए राव या फिर घनश्याम शाह की किताब, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर उन्होंने सिर्फ कास्ट रिफॉर्म्स के बारे में बात किया हुआ है, और सिलेबस 2008 में चेंज करके इससे पूरा का पूरा कोऑपरेट कर रहा है कि कास्ट रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक आउट एनी क्वेश्चन आफ्टर 2008। नहीं सर, उसके बाद तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन तो वो एक टाइम था जब ये मेंशन्ड थी चीजें, बट येट मान लेते हैं वापस आ जाए कभी, शॉकर तो एक क्वेश्चन आता है, मैं हर साल एक्सपेक्ट करता हूं। आप मुझे बताओ, अगर इस्लाम के ऊपर कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ते हो, चलो ठीक है बात, वो सर सैयद अहमद खान, ये सारी चीजें आप, वाबई मूवमेंट, ये सब पढ़ते हो, बट भूल जाते हैं कि हमने कुछ पढ़ा है उधर। अब मुझे बताओ कि इस्लाम के अंदर सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो क्या ट्रिपल तलाक के अंदर इस्लाम का रिफॉर्म नहीं हो रहा है? यस सर। क्या इस्लाम के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसेस के थ्रू डिफरेंट आजान के, जो अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चली, उनके अंदर रिफॉर्म्स नहीं किए? इससे पहले जाओ मदरसाज, मुख्तब्स, अगर आपको नहीं भी पता हो, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हिस्ट्री में थोड़ा तो पढ़ रखा होगा आपने, वो अगर पता है तो वो भी लिख दोगे तो मार्क्स मिलेगा इधर, बट नॉर्मली ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए जो आया नहीं है पिछले 16 सालों में। नहीं, जैसे सर इसमें सिर्फ ये बोला है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा बुद्धिज्म का इंडियन सोसाइटी पे, तो अरे सर हम तो कैसे भी इम्पैक्ट ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नहीं नहीं, ओवरऑल इंपैक्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप सोशियोलॉजिकली कैसे लिखोगे, इसका उदाहरण दो मुझे, आप ही बताओ मुझे। 4 पॉइंट सोशियोलॉजिकल दे दो, जनरल नहीं चाहिए मुझे अब, क्योंकि यही क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी में आया तो बहुत कंटेंट है आपके पास, मुझे पता है। सोशियोलॉजिकली बताओ मुझे। सर आइडियोलॉजिकल चेंज। नहीं, थोड़ा सा विस्तार से, ऐसे समझ नहीं पाऊंगा। सर जैसे इस्लाम हमारी कंट्री में आता है तो वो आइडियोलॉजिकल चेंज लाता है। नहीं नहीं, जो कि एक सेकंड conversion एक and all। सेकंड, आप इस्लाम बोल रहे हो या बुद्धिज्म बोल रहे हो, पहले क्लियर कर लो। इस्लाम के बारे में, अच्छा, क्योंकि ठीक है। इस्लाम के ऊपर काफी क्वेश्चन। ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो सर जैसे इस्लाम मतलब एंट्री होते हैं हमारे इंडिया में, तो देन कन्वर्जन के थ्रू हमारी आइडियोलॉजिकल चेंजेस आती है, एंड थ्रू हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, ठीक है। सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, एंड देन सर पॉलिसीज के थ्रू। क्या इस्लाम आने के बाद में, इस्लाम, अब ध्यान से सुनो, आप एक चीज समझो, मैं जब सोशियोलॉजिकली पूछ रहा हूं तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखो, एक दो इसी का एक पॉइंट समझो। आप लाइफ में ना 2 चीज की रियलिटी मिलेगी आपको। जीएस के अंदर ऊपर वाली रियलिटी सीधी एज इट इज लिखनी होती है, सोशियोलॉजी में थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर वाली रियलिटी लिखो, लेकिन उसके अंदर का मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या इस्लाम आने से कहीं लैंड कमोडिफिकेशन हुई क्या? यस सर। पट्टा राइट्स कौन इंट्रोड्यूस करता है? घबराओ मत, ये भी बताऊंगा लैंड टेन्योर सिस्टम जब आएगा तब। कहने का मतलब ये है कि जब पेपर 2 खत्म होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है 1980 से लेके 2024 तक, 2023 तक, कि आपका होगा नहीं। क्यों? अभी हमने एक चैप्टर देखा है जहां पे ये इस्लाम नहीं है, जहां पे ये सारी चीजें नहीं है। लैंड टेन्योर आऊंगा तो मैं मुगल्स पे भी डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। क्या इस्लाम के आने से कहीं पे प्लूरलिज्म बढ़ा भी क्या? घटा तो आपके पास 50 एग्जाम्पल है, जिजिया विजिया और सारी चीजें, बढ़ा क्या? दीन इलाही का नाम सुना है? यस सर, सुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इस्लाम के आने से सूफिज्म जैसी चीजें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लाती है क्या? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या इस्लाम के आने से कहीं ना कहीं हमारे हिंदू कल्चर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आई क्या? जीएस गुरेई अगर पढ़ा है तो याद आ जाएगा। यस सर। इस्लाम ब्रोक द लिंक बिटवीन द कल्चर, राइट? यस सर। क्या इस्लाम के आने से इंडिया के अंदर द नेचर ऑफ रूलिंग अथॉरिटी या पावर चेंज हुआ क्या? यस सर। आपको खोद के निकालना, हर जगह है इस्लाम का इंपैक्ट। सेम चीज अगर मैं बुद्धिज्म में जाऊं, मैं इसको अब नई सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बट अगर बुद्धिज्म में जाऊं तो थोड़ा बैठ के 2 मिनट, जब ये क्वेश्चन देखो, छोड़ो मत के पुराना है, सिलेबस में नहीं है, कुछ भी आ सकता है अभी। एक 5 पॉइंट बनाओ कि मैं सोशियोलॉजिकली कैसे देख सकता हूं कि कैसे इस्लाम के आने के कारण हो सकता है संस्कृताइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट, इस्लामाइजेशन भी दिखाया गया है इधर। इस्लामाइजेशन भी हुआ जहां पे ट्राइब्स, इनफैक्ट मुझे वो एमएन
एम एन श्रीनिवास की सोशल चेंज इन इंडिया का किताब है, उसके अंदर कौन स्कॉलर है याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला कि बाड़मेर राजस्थान के अंदर इस्लामाइजेशन हो रहा है, जहां पे लोकल जो लोअर कास्ट है वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, ऐसी कुछ चीजें नहीं होगी पूरे यूपीएससी के पेपर में जो आपसे हिलेगी नहीं, चाहे किसी भी सदी का पेपर हो वो। बट येट मैं जब चैप्टर वाइज चलूं तो एक लिमिटेड कंटेंट होता है उस चैप्टर के अंदर। गॉट इट? यस सर, एक छोटा सा और डाउट था जल्दी बताओ। कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट और फंक्शनलिज्म में कोई डिफरेंस है या फिर दोनों सेम है? ये तो मैं बताऊंगा ही नहीं शिखा, आप पूछो क्यों। लास्ट क्लास में मैंने ये डाउट बताया था। क्या करते हो यार आप लोग, एवरी डे सेम थिंग। लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया है, फिर भी बता दे रहा हूं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कम्स फ्रॉम सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फंक्शनलिज्म हैज इट्स ओरिजिन विद इन द सोशियोलॉजी। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। ये डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक पॉइंट है। अब डिफरेंस की जहां तक बात आती है, सिमिलैरिटी आपको पता है, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, कनेक्शंस, ये सारी चीजें हैं। सिमिलैरिटी डिफरेंस की जहां तक बात आती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म फोकसेस ऑन बोथ स्टेटस, दैट इज ऑर्डर एंड चेंज। फंक्शनलिज्म ओनली फोकसेस ऑन मेंटेनिंग ऑर्डर, इट डज नॉट फोकस ऑन चेंज। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हमेशा चेंज की बात करते हैं, फंक्शनलिज्म कभी चेंज की बात नहीं करते, और चेंज की बात भी करते हैं तो वो ऑर्डर के तहत लेके चलते हैं उस चीज को। पक्का? ओके सर। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फंक्शनलिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम फंक्शंस एंड एवरीथिंग इज अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। क्लियर? ये दो मेजर डिफरेंस है दोनों में। फंक्शंस से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इधर स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों को इक्वल अहमियत दी जाती है। इसीलिए टालकड़ पर्सन को फंक्शनलिस्ट भी बोला जाता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी बोला जाता है, कुछ पार्ट में सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है उनके अंदर। पर्सन एक कॉम्बिनेशन में मिलते हैं आपको, अलग अलग वर्क में अलग अलग अप्रोच है उनका। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके शिखा, नेक्स्ट। खुशी। खुशी, खुशी, खुशी के बाद शिक्षा। ठीक है, पहले खुशी फिर शिक्षा। बताओ खुशी। सर मुझे वो जीएस घूरे में डाउट था, बताओ। उनका क्रिश्चियन मिशनरीज वाला पॉइंट था ना वो। जीएस गुरे स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स की जब बात करते हैं, वो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज जो है, क्रिश्चियन मिशनरी ब्रोक द लिंक बिटवीन हिंदू कल्चर, दैट इज सॉरी कास्ट एंड द ट्राइबल कल्चर। और ये लिंक जब टूट गई तो these tribal people were not able to identify with the larger society which were run on the principles of Hindu culture, and as a result these tribal people started secessionist movement. So what G.S. Gure says is कि Christian missionaries are responsible for the secessionism which is taking place in the northeastern country, sorry northeastern society, northeastern part of the country among the tribes. खुशी clear? और क्यों है उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई ये लिंक इन्होंने तोड़ दी, और जब ये अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उन्हें एक सेपरेट चाहिए, ग्रेटर नागलिंगम या जो भी सेशनिस्ट मूवमेंट्स है। मतलब एसिमिलेशन प्रोसेस रुक गया है। नो 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 नो। असिमिलेशन कैसे होता है? असिमिलेशन क्या होता है खुशी? सर जहाँ ये बोरो कर रहे थे ना ट्राइब्स लार्जर कल्चर का। अरे क्या कर रहे हो? असिमिलेशन होता है जहां पे ए बी के अंदर एनगल्फ हो जाता है, और बोरो करने का मतलब होता है ए और बी एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, उसे नॉर्मली इंटीग्रेशन से देखा जाता है। अब उधर क्या हुआ, ट्राइबल आइडेंटिटी उधर वैसी रही, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस आने लगा इनके ऊपर, वो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं बट दे स्टिल रिमेन देयर आइडेंटिटी एज ट्राइब्स। तो वो असिमिलेट नहीं हुए, दे अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी इन प्लेस ऑफ एनिमिज्म और देयर नेचुरल बिलीफ सिस्टम्स। असिमिलेशन वर्ड मत लिखना नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ओके ओके सर, गॉट इट। ठीक है। सर दूसरा डाउट, एमएन श्रीनिवास ने रिलीजन पे जो ब्राह्मणाइजेशन का प्रोसेस बताया था, हाँ। वो सिमिलर है जीएस घूरे के अंडरस्टैंडिंग से, जहाँ वो कल्चर के लिए बोलते थे नॉर्दर्न से पैदा नहीं, हुआ। एक्चुअली अभी मैंने सिर्फ ब्राह्मणाइजेशन आपको बताया है। एम एन श्रीनिवास का रिलीजन का कॉन्सेप्ट मैं जब कास्ट में डिस्कस करूंगा तो ओका का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, विलेज का। तो अभी वी हैव जस्ट यूज्ड ब्राह्मणाइजेशन, और अगर यहां पे आप इक्वेट करो तो यस, जीएस गुरे और एम एन श्रीनिवास दोनों कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को इंपॉर्टेंस देते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिलीजन। बट आई एम नॉट डिस्कस द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन पर से हियर, देयर इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओका का भी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एम एन श्रीनिवास का इन स्टडी ऑफ कूर,
वो डिस्कस करूंगा तो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग आएगी. बट यस, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू कंसीडर कि जीएस गुरे और एमएन श्रीनिवास दोनों रिलीजन के अंदर ब्राह्मणिक वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, ब्राह्मणिज्म वैल्यू को प्रोपगेट करता है. उनकी फील्ड स्टडी में भी ये दिखाई दिया, जहां पे एमएन श्रीनिवास ने दलित के कॉलोनी को एंट्री भी नहीं की, मतलब ही डिड नॉट एंटर देयर बिकॉज ही हैड दैट ब्राह्मणिक व्यू पॉइंट. ओके सर, और एक और डाउट है सर, हमने जब तीनों अप्रोचेस को कंपेयर किया था, हाँ. तो मॉडर्नाइजेशन में हमने मार्क्सिस्ट में पार्शियल चेंज लिखा था, तो मुझे एक सेकंड, मॉडर्नाइजेशन में मतलब मॉडर्नाइजेशन वाला हमने कॉमन पॉइंट लिया था और तीनों को कंपेयर किया था ना, तीनों अप्रोचेस को, दैट इज इंडोलॉजी, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट. नहीं, एक इंडोलॉजी, एक स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट और एक मार्क्सिस्ट. लेकिन मॉडर्नाइजेशन अप्रोच तो अलग हो गया. नहीं सर, आपने तीनों टैबुलर फॉर्म में हमें अच्छा, दिखाया था. ठीक है, तो पॉइंट क्या है? मॉडर्नाइजेशन, ठीक है. इंडोलॉजी तो बात ही नहीं. हाँ, ये ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन हियर मीन ट्रेडिशन एंड कंटिन्यू मॉडर्निटी. यस, ओके, ये बात ही नहीं करते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट कोएग्जिस्ट करेगी. ठीक है, सर मार्क्सिस्ट में भी हमने पार्शियल लिखा था. पार्शियल इसलिए लिखा है कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो बोलते हैं वो रिप्लेस हो जाएगी, जैसे कास्ट वुड बी रिप्लेस्ड बाय क्लास. सर तो ये तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर हुआ नहीं ना, ओह दिस वुड टेक प्लेस. इसलिए हम उधर वो पॉइंट लिख रहे हैं, क्योंकि ए आर देसाई ने ट्राइब के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग दी है. बताते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं, अरिस्टोक्रेटिक ट्राइब्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइब्स. तो वी आर सेइंग पार्शियल का मतलब क्या है? वो पार्शियल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दे टॉक अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ट्रेडिशनल वैल्यूज वुड बी रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न वैल्यूज. गॉट इट? योगेंद्र सिंह क्या बोलते हैं? हो चुका है. तो पार्शियल तो लिखना गलत हो जाएगा. हाँ, पार्शियल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना पड़ेगा ना खुशी. ओके गॉट इट? वो वैसे नहीं लिखना है, दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेट कि आपको एक प्रिसाइज पिक्चर मिल जाए, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तो वो वर्ड आपको क्लियर हो जाता है. अच्छा, इसका मतलब ये है. यस, तो कैसे लिखेंगे आप एक बार बता दे रहा हूं. With respect to the aspect of modernity, different approaches have debated differently. When Indologists does not dwell upon the relationship between tradition and modernity, as they give supremacy to traditional culture and values. On the other hand, structural functionalists opine that both tradition and modernity coexist, radiating in the writings of S.C. Dubey, Mackie Marriott, Milton Singer, M.N. Srinivas. Whereas the Marxist approach largely, which focuses on class-based understanding, economic-based understanding, they opine that traditional values exist, but over a period of time, the traditional values would be replaced by modern values. For example, A.R. Desai opines that caste would be replaced by class. D.P. Mukherjee opines that the tradition over a period of time would secularize. ओके Just थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, but ऐसे ही कुछ लिखना है. नहीं सर, गॉट इट. एक लास्ट है बस क्वेश्चन. हाँ. एक क्वेश्चन है, एनालाइज एआर देसाई's व्यू ऑन इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट. Perfect. सर इसमें हमें एआर देसाई का वो अंडरस्टैंडिंग लिखना है, प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल. इसमें इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट में आपको ए आर देसाई ने कॉन्फ्रेंस ली थी 1964. ही हेडेड दैट कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने बताया कि कैसे इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पहले जो था, इट वाज कंप्लीटली गाइडेड बाय द कॉलोनियल परस्यूट्स. ठीक है, डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी के बेसिस पे डेवलपमेंट किया गया. और जहां पे मैंने एक स्टेटमेंट बताया था ए आर देसाई का कि इंडिया जो है सोशलिस्ट पॉलिसीज, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखता है, लेकिन कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए चलता है. ठीक है, अब धीरे धीरे जब मार्क्सिस्ट आने लगा तो ए आर देसाई ने बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्टडी किया. 2 चैप्टर आएंगे, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन के अंदर वर्किंग क्लास, जहां पे ए आर देसाई ने प्रॉपर्ली आर्टिकल्स लिखे हैं, जहां पे वो बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. और इन सब के फेलियर के बाद में बताते हैं कि क्या पाथ होना चाहिए गवर्नमेंट का एज फार एज द डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड. अब आपको एक लाइन में बताऊं तो दिस इज नॉट सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. वो नहीं लिखना है आपको इधर. ने आपको प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल लिखना है. यू वुड हैव टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट देसाईज पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट. अब पता नहीं कब आया ये क्वेश्चन, बट आया है तब कहीं ना कहीं, एक डायरेक्ट सिलेबस से तो नहीं, बट इनडायरेक्टली हमने सिलेबस में पढ़ा हुआ होता है. अब ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच लेना पड़ेगा, जहां पे वन शुड लार्जली ट्राई टू ब्रिंग डेवलपमेंट बाय नॉट लुकिंग इनटू द स्ट्रक्चरल हायरार्कीज. ध्यान से सुनना खुशी, अभी तक जितने डेवलपमेंट हुए थे, सीडीपी, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन फिर भी एक ब्रेक है,
सीडीपी लैंड रिफॉर्म्स दो, एक मेजर आईआरडीपी। इनिशियल फेज के अंदर जब ये रिफॉर्म्स हुए, इन दोनों का कोऑपरेटिव्स, इन तीनों का गोल था जो हायरार्की है इंडिया के अंदर उसे चेंज करना है। खुशी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब ये ए आर देसाई ये सारे प्रोग्राम्स पढ़ते हैं और बताते हैं कि ये गलत अजम्पशन था हमारा। द सोशलॉजिकल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, द सोशलॉजिकल अजम्पशन अपॉन विच द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इन इंडिया आर बेस्ड आर रॉन्ग, कि ये अजम्पशन गलत है। यू टारगेटेड ऑफ चेंजिंग द हायरार्की, यू वांटेड कास्ट टू डाई, वांटेड द वेरियस हायरार्कीज टू डाई। अब ए आर देसाई बोलते हैं इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, यहां पे स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं होना चाहिए, आपका सब्सटेंस पे फोकस होना चाहिए, वेर यू फ्रेम द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बाय लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल रादर देन ट्राइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर। यहां से फिर अप्रोच चेंज होता है डेवलपमेंटल प्लानिंग का। सो एक लाइन में बोलूं तो ए आर देसाई एडवोकेट्स द फोकस ऑफ द डेवलपमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी ऑन चेंजिंग द स्ट्रक्चर्स, शुड लार्जली बी ऑन टैकलिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। स्ट्रक्चर को चेंज करना भूल जाओ, और सरकार ने किया, उसके बाद कभी स्ट्रक्चर को फोकस नहीं किया, प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का गोल कोई भी कास्ट हायरार्की, जेंडर हायरार्की को चेंज करना नहीं था, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। ये अब एक शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, 1962-64 में ए आर देसाई की ये कॉन्फ्रेंस हुई और 65 के आसपास हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का लॉन्च होता है। क्लियर? Yes, sir. तो ये हम आगे कवर करने वाले हैं। यस, ग्रीन रेवोल्यूशन, सीडीपी, कोऑपरेटिव्स, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, देसाई बहुत है, लेकिन अभी इधर ये याद रखना कि सोशल बैकग्राउंड लिखोगे तो जीरो मिलेगा इसमें। हेलो हाँ सर, हाँ, एम श्रीनिवास का जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन, वो भी हम आगे सिलेबस में आने वाला है। वेस्टर्नाइजेशन भी आएगा, संस्कृताइजेशन भी आएगा, दोनों की रिलेशनशिप भी आएगी, इंटरनल संस्कृताइजेशन, एक्सटर्नल वेस्टर्नाइजेशन, एक्सटर्नल संस्कृताइजेशन, इंटरनल वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन प्रमोटिंग वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन प्रमोटिंग संस्कृताइजेशन, बोथ आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, सब आएगा। ओके सर, क्योंकि इसमें दिया हुआ था ना ये वाले। अब एक्चुअली क्या ये लोग अरेंज कर देते हैं, इनको श्रीनिवास दिखा तो सारे क्वेश्चन श्रीनिवास में डाल दिए। अब कास्ट में श्रीनिवास की संस्कृताइजेशन कब आता है? जब कुर्ग की स्टडी होती है, वर्ड पहले यूज किया, बट दिस इज वेयर, और डिटेल में होगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। शिक्षा सर बताओ। जी सर, सर क्वेश्चन लिखा है मैंने। हाँ, critically examine the contribution of dependency theories in understanding the present global scenario. एक सेकंड, क्रिटिकली सर एक सेकंड, क्रिटिकली एग्जामिन द डेवलपमेंट contribution of, एक मिनट शिक्षा, contribution of dependency theories. हाँ, क्रिटिकली एग्जामिन द डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थियरी इन Understanding global scenarios. अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल सिनेरियो। ठीक है, बताओ, पढ़ना है या डाउट है? पढ़ना है सर। बताओ। So dependency theories of social change more or less trying to explain the reason behind underdevelopment or undevelopment of developing countries. हाँ, Scholars such as A.G. Frank and Roy Purvis substantiate their arguments, theories with various facts and logic and provided various solutions to overcome this underdevelopment. While there has been criticism by various scholars regarding contribution of dependency theory, scholars like Goldfarb opines that there has been no precise evidence to which basis this theory can be proved, and there has been many times internal causes that can lead to underdevelopment, as in the case of Mexico, which was initially developing, but because of internal conflict again became underdeveloped. While scholars like Amir opines that it beautifully explains the reason behind underdevelopment, but fail to provide appropriate solution. फिर conclusion है, as all theories of development dependency, we can see that it may be it can not provide solution, but can provide us idea behind underdevelopment as advocated underdevelopment. इसके बाद है as advocated by Karl Marx, biggest is who fulfills the needs of all, same applied to this theory. ओह, ये कंक्लूजन तो बहुत सॉलिड था आपका, इनफैक्ट अच्छे से मार्क्स को यूज किया। बट अब मेरी दो प्रॉब्लम आंसर में, ग्लोबल सिनेरियो कहाँ पे बताया आपने? शिक्षा, जी सर। आपने ये तो बहुत अच्छे से कर दिया, चलो गोल्ड थ्रो भी लिख दिया, समीर अमीन भी लिख दिया। दो चीज मुझे प्रॉब्लम लगी, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी को बहुत ही टच एंड गो कर दिया आपने,
मतलब ज्यादा कुछ बताया नहीं इन्होंने, प्रॉब्लम्स बताई, सॉल्यूशंस बताया, ये बताया, ऐसा बताया, थोड़ा तो डिटेल लिखो उधर कि डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थियरी। इंट्रोडक्शन में लिखे उसको मैं बॉडी में, क्योंकि बॉडी पर क्रिटिसिज्म आते आते कहाँ लिखना वो पहली चीज आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया है इधर, और मैंने आपको हर बार बताया रूल ऑफ थंब है किसी भी चीज को एग्जामाइन, एनालाइज, डिस्कस क्रिटिकली या नॉन क्रिटिकली आपको वो लिखना पड़ेगा पहले। थोड़ा ये मिसिंग लगा मुझे आंसर में। और दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आई, ग्लोबल सिनेरियो से इंट्रोडक्शन होना चाहिए था आपका, कि आज के ग्लोबल सिनेरियो में तो टच ही नहीं किया आपने सिर्फ क्रिटिकली एग्जामिन डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, इतने को आंसर क्वेश्चन पकड़ लिया। आज का ग्लोबल सिनेरियो क्या है, दो चार एग्जांपल दो ना, कि हम देखते हैं कि कैसे है जो डेवलप्ड वर्ल्ड, चाहे ब्रिटेन वुड का एग्जांपल दो या डेवलप्ड वर्ल्ड का एग्जांपल दो, कि डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल कर रहे हैं। डेवलपिंग, चाहे कोविड वैक्सीन का एग्जांपल ले लो आप, अभी मिला है नोबेल प्राइज, किस तरीके से हम देखते हैं ये फंडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से सिविल सोसाइटी जो है डेवलप्ड वर्ल्ड के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है डेवलपिंग कंट्रीज में, किस तरीके से जो डेवलप्ड नॉर्थ है दे डोमिनेट इन द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। 3-4 सिनेरियो तो बताओ, और उसके बाद में बताओ कि अब अगर इन सर उसके बाद क्रिटिसाइज करना, पहले इसका नहीं सुनो, पहले आप सिनेरियो बताओ, कंट्रीब्यूशन नहीं बता रहा हूं मैं। आज का सिनेरियो क्या है, हम इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, आज ये सिनेरियो है हमारा। क्लाइमेट चेंज के अंदर हम देख रहे हैं कैसे डेवलप्ड वर्ल्ड डोमिनेट कर रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज को रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है। एक एग्जांपल है, आप चाहे कोई और एग्जांपल लिख लो। फर्स्ट एक्सप्लेन द ग्लोबल सिनेरियो, स्टार्ट करो ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन के बाद में हम देखते हैं कि एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बन गया, ग्लोबल विलेज बन गया, और इस ग्लोबल विलेज के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, फिर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द बॉडी में बताओ कि डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थियरी चाहता क्या और कहता क्या है। सेकेंड पैराग्राफ में उसे क्रिटिकली एनालाइज करो कि भाई साहब देखो, अब ऊपर वाले ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से जरूर ये डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थियरी रेलेवेंट लग सकती है, लेकिन इस ग्लोबल सिनेरियो के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी है, कुछ बातें ऐसी भी है जहां पे डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थियरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज डेवलपिंग कंट्रीज एक दूसरे के साथ में आके डोमिनेट कर रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के ऊपर, वो कैसे पता चलेगा डेवलपमेंट डिपेंडेंसी से? डेवलपमेंट डिपेंडेंसी के पास में कैपेसिटी नहीं है कि पेरिफेरी साथ में आ जाएगा या फिर सैटेलाइट साथ में आके डोमिनेट करेगा, वो नहीं मानता है। दूसरी चीज, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थियरी क्या बोलती है? द डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल्स द टेक्नोलॉजी। लेकिन आज क्या हो रहा है? इंडिया इज वैल्यूड टुडे बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी एज सच। कि इंडिया में मार्केट इतना बड़ा है कि वो कहीं ना कहीं अपने मन मुताबिक चीजों को कंट्रोल भी कर रहा है। तो हेंस बाद में आपको समीर अमीन लिखना है या फिर फॉर एग्जाम्पल गोरथ्रोप लिखना है, राइट इट, बी वेरी मच प्रैक्टिकल, बिकॉज क्वेश्चन एप्लीकेशन ओरिएंटेड आया है, क्वेश्चन थियरी नहीं है। Global scenario में therefore we can see that development dependency theory helps us in understanding the domination of the dominants over the developing world, but however it cannot explain in the reverse where the developing countries today have started charting its own path and started dominating over the developed world. ये conclusion होगा मेरा कि भाई आज के सिनेरियो में ये डेवलप्ड कंट्रीज की डोमिनेशन तो आज भी बताता है बिना कोई सेकंड डाउट, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज डोमिनेट कर रही है, चाइना जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो डोमिनेट कर रही है या इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेट कर रही है, उसके ऊपर ये थियरी कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी और कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। शिक्षा क्लियर पॉइंट? गाइस हर्ष ये भी YouTube पे अपलोड हो जाएगी, आप चेक कर लेना वापस, अगर लिखना है तो ये वाला आंसर थोड़ा सा लिख के रखना। डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल चेंज। हाँ शिक्षा नेक्स्ट। एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न ऑफ पैट्रियार्की इज बीइंग अल्टर्ड इन अ फैमिली एंड एट द वर्कप्लेस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। थोड़ा धीरे शिक्षा, एक एक करके चलता है। क्या है पहले? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न ऑफ पैट्रियार्की। एक मिनट एक्सप्लेन हाउ द पैटर्न ऑफ पैट्रियार्की इज बीइंग अल्टर्ड इन अ फैमिली within the family and at the workplace in present context. नहीं, altered within the family आगे क्या था? and at the workplace and at workplace दोनों है मतलब, ठीक है। in present context और present context में है, with examples था क्या कुछ? नहीं सर, ठीक है। नहीं है। हाँ बताओ स्ट्रक्चर क्या है? तो सर
स्ट्रक्चर ये कि पहले पैट्रियार्की डिफाइन किया इंट्रोडक्शन में और बताया कि पहले के टाइम पे पैट्रियार्की हर एक एस्पेक्ट में प्रिविलेंट था। अब उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम हो गया है टुडेस कंटेम्परेरी टाइम। परफेक्ट। फिर बॉडी में मैंने मतलब कुछ वो इनके साथ उसको लिखा है कि जो स्कॉलर्स के साथ ही पूरा वो किया है कि जो ब्यूटीफुल वीमेंस होती है वो अगर सेम मैरिज है तो वो ज्यादा प्रेफर की जाती है वर्क प्लेस जॉब में। तो और वीमेंस को डबल ड्यूटी भी परफॉर्म करना एक सेकंड शिक्षा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ पैट्रियार्की, हाउ इट इज चेंज्ड पूछा है क्या? हाउ इट हैज चेंज्ड बोला ना? बीइंग अल्टर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ऑल्टर वाला लिखना है। आप शैली लॉबरमैन का अगर ब्यूटी वाला लिखोगे तो वो ऑल्टर नहीं दिखा दे रहे हो ना वहां पे। समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। मैं बता रहा हूँ, समझो को पॉइंट समझो क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भैया पैट्रियार्की के पैटर्न इन दो जगह पे किस तरीके से बदले, वो बताओ। पहले क्या था? आपने इंट्रोडक्शन में सही एक बार शिक्षा, हैव सम पेशेंस। इनिशियल इंट्रोडक्शन में आपने बताया पैट्रियार्की क्या, और आपने ये भी लिखा कि पैट्रियार्की हर चीज को डिटरमाइन करती थी। उधर ऐड कर दो कि फैमिली में कैसे मैनिफेस्टेड थी, वर्क प्लेस में कैसे मैनिफेस्टेड थी। ये इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी का पैराग्राफ में फैमिली लूंगा या सेकंड में ये लूंगा, दो पैराग्राफ इनका बनाऊंगा मैं। और इधर क्या लिखूंगा? इधर बताऊंगा कि देखो पहले पैट्रियार्की से चल रही थी, कहां पे? चाहे वो डिवीजन ऑफ लेबर, एलिनेशन, होम हाउस वर्क, ड्यूअल लेबर एक्सेट्रा। ऑल्टर पे फोकस करूंगा मैं। इन contemporary time within the family we do see with the rise of nuclear families the patriarchal identities have often changed, where the husband wife relationships are much more egalitarian in nature. The conjugal bonds have become much more strengthened and egalitarian. Second, the positions of women have also improved with the rise of technology, as we often see that technology have freed women's labor and have provided them opportunity in order to participate outside the family. Coupled with this, the various surveys within India and outside India indicates that the positions of women is better today with respect to the decisions of family planning, contraceptives, ownership rights, etc. Second paragraph में लिखूंगा, the workplace earlier was completely, I can say male stream. कहीं ना कहीं the workplace was dominated by male ego, masculine identities. In contemporary time, both because of the legal measures and both because of the ideological and social movements in the forms of women's and feminists, the workplace have become much more gender neutral in contemporary time. As we see, women are not only participating at the workplace, but at the same time they are largely getting paid equal wages, as highlighted by Goldthorpe in the study of Scandinavian countries. Coupled with this, at the workplace, the glass ceiling which earlier prohibited the status enhancement of women after a point of time, today largely has become more invisible. Glass ceiling ही आज ज़्यादा invisible हो चुका है। मैं ये proof क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो alteration पूछ रहा है मुझसे। Support नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। Alter कैसे हुआ? पहले rigid था, आज change हुआ। अब आगे आते हैं। Conclusion में क्या लिखूंगा? Despite these changes, however, it cannot be precisely said that the patriarchal notions today does not enhance the entitlements of women in both family and work sphere. As we often see that Indira J. Singh clearly opines that entitlements of women are still guided by patriarchy, only the notions, only the degrees have changed. Clear, Siksha? जी सर। सर शिक्षा, आपका वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से, माइक थोड़ा सा ठीक से पकड़ लो प्लीज, वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, हेलो हेलो। जी सर, इसका जब अगर कंक्लूजन में आप लिखोगे कि पैट्रियार्की आज भी एंटाइटलमेंट करती है, ये फिक्स है। कंक्लूजन चेंज नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन में सपोर्ट मत कर देना। कंक्लूजन में बोलना हाँ डेफिनेटली चेंजेस हुई है, लेकिन आज भी वुमेन जो है ड्यूअल लेबर का बर्डन देख रही है। आज भी वुमेन पिंकिफिकेशन का शिकार हो रही है। आज भी वुमेन प्राइमरी जॉब्स में काम, सेकेंडरी जॉब्स के अंदर काम कर रही है। आज भी वुमेन जो है वुमेन वायलेंस का शिकार हो रही है, वेज डिस्पैरिटीज का शिकार हो रही है। फैक्ट बहुत है। शैली लॉबरमैन से लेके, घर्षुनी से लेके, करुणा अहमद से लेके, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग हैं आपके पास यहाँ पे। दो स्कॉलर यूज करके कंक्लूजन होना चाहिए नेगेटिव टू योर बॉडी के चेंज जरूर आई है, बट ये पैट्रियार्की आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, स्पेशली वुमेन्स के मायने के अंदर। सर एक छोटा सा डाउट है, न्यू मीडिया क्या होता है? क्वेश्चन आया है। न्यू मीडिया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? जहां पे मीडिया जो है इट इज नॉट ओन्ड बाय एनीवन।
कोई ओनरशिप नहीं है मीडिया की आज। मीडिया क्या है? सिटीजन जर्नलिस्ट हो चुके हैं आज। एवरी पर्सन लार्जली कैरीज अ कैपेसिटी इन ऑर्डर टू लार्जली प्रेजेंट हिज व्यू पॉइंट। सोशल मीडिया न्यू मीडिया होता है जहां पे ओनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पे क्लियर कट डिमार्केशंस नहीं होते हैं कि ये मीडिया किसकी है, कौन सी आइडियोलॉजी से है, किससे कौन ओन करता है, वो है न्यू मीडिया। Okay, sir. Thank you. ठीक है, गुड आफ्टरनून, हु इज दिस? किरण, बताओ किरण। सर मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा था पर मुझे समझ नहीं आया था। हम्म, ट्वाइस बोर्न कास्ट का क्वेश्चन था सर, इसमें ये क्रक्स में दिया हुआ था। मैं एक ये लाइन पढ़ के बताऊं क्या? हाँ, Twice born caste, the caste form is the twice born can eat पक्का food। एक मिनट, धीरे धीरे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ट्वाइस वापस पढ़ो स्टेटमेंट, थोड़ा धीरे किरण। Twice born caste, the caste from which the twice born can eat pakka food, the caste from which the twice born cannot eat any food। This is it, sir। अच्छा, तो आपको इसमें जानना क्या है? पक्का फूड और कच्चा फूड के बारे में जानना है या ट्वाइस बॉर्न के बारे में जानना है? सर ये पक्का फूड और कच्चा फूड मालूम है, ट्वाइस बोर्न का क्या है सर? ट्वाइस बॉर्न कास्ट के अंदर दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक होता है द्विजा, एक होता है नॉन द्विजा। ठीक है, द्विजा होता है जो ये क्या बोलता है, सेक्रेट थ्रेड पहनते हैं, जनेऊ, जनेऊ जो धारण करते हैं। अब इनमें क्या होता है, बर्थ होता है बेबी का, बेबी के बर्थ होने के कुछ अलग अलग जात के अंदर, अलग अलग कास्ट के अंदर अलग अलग सेरेमनीज होती है। एक समय आता है जब इनको आप जनेऊ धारण करना पड़ता है। तो अब क्या बोला जाता है, टेक्निकली इन्हें ट्वाइस बॉर्न बोला जाता है, जो लोग जनेऊ पहनते हैं। क्यों बोला जाता है ट्वाइस बॉर्न? एक उनका बायोलॉजिकल जन्म और एक वो जन्म माना जाता है जहां पे ये कास्ट के पार्ट बन जाते हैं। किरण, ये क्लियर है? यस सर, क्लियर। ट्वाइस बॉर्न कौन कौन है? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और नॉन द्विजास। सेक्रेट थ्रेड नहीं होती है, सेक्रेट सेरेमनी नहीं होती है इनके अंदर। ये कंफ्यूजन मत करने देना। बॉलीवुड मूवी में कई बार हम देखने को मिलता है ब्राह्मण जो है वो जनेऊ पहन रहे हैं। नहीं भैया, क्षत्रिय भी पहनते हैं, वैश्य भी पहनते हैं। द्विजास के लिए अलाउड था। नॉर्मली क्या होता है, अरे मैं ब्राह्मण हूं, ये जनेऊ देखो। नहीं भैया, जनेऊ पहनने वाले सिर्फ ब्राह्मण नहीं होते हैं। अब क्या बोला गया कि कास्ट के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये स्टेटमेंट आपको। अब कास्ट के अंदर द्विजा एक था, नॉन द्विजा एक था। द्विजा के अंदर रूल बनाए गए क्योंकि, और ये प्योर होते हैं, इन्हें पोल्यूटेड माना जाता है, राइट? यस सर। अब ये प्योर जब होते हैं तो पोल्यूटेड अगर प्योर को टच करेगा तो वो तो बढ़िया है ना, वो प्योर हो जाएगा, राइट? यस सर। लेकिन अगर प्योर पोल्यूटेड को टच करेगा तो उसके लिए खराब है, ये पोल्यूट हो जाएगा। इसीलिए वो अछूत छूत का एस्पेक्ट चलता था हमारा। अब ये प्योरिटी हर चीज में दिखाई दी, जो फूड के अंदर भी रूल्स लेके आती है। जीएस गुरे ने अपने फीचर के अंदर बताया है फूड के अंदर क्या रूल्स हुआ करते थे। अब यहां पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ओवरऑल मैं बता दे रहा हूं। अब फूड के अंदर रूल्स वेरी करते हैं, बट ओवरऑल एक रूल था कि दो टाइप के फूड होते हैं, कच्चा फूड, पक्का फूड। ये सात्विक तामसिक वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कच्चा और पक्का का कॉन्सेप्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट। कच्चा फूड क्या होता है? फूड विच इज बॉइल्ड, कुक्ड इन वाटर। पक्का होता है, एक मिनट एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप पूछ लेना। पक्का फूड होता है ऑयल और घी के अंदर बना होता है। यहां तक मेरे साथ? यस सर, यस सर। अब क्या रूल्स बनाए गए ये समझो। अब ये प्योर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने आप को प्योर रखना, तो इनसे दूर रहना पड़ेगा। इनसे शादी नहीं कर सकते थे, इनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, इनकी परछाई नहीं पड़ सकती थी। वैसे ही इनके साथ खाने के लिए भी रोटी और बेटी दोनों के कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे वंचित थे या फिर रेस्ट्रिक्टेड थे। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे डिजास्टर्स आ गए, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए, उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर पॉसिबल ये है कि आपको शायद इनसे खाना एक्सेप्ट करना पड़ जाए, राइट किरण? यस सर। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई सा भी फूड नहीं लेंगे हम। बट समटाइम्स पॉसिबिलिटी है कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तब क्या रूल बनाए गए? ये रूल बनाए गए। इस रूल के अंदर अगेन एज आई सेड कोई यूनिवर्सल कंक्लूजन नहीं है कि कौन सा है, बट नॉर्मली जो आप समझते हैं वो ये कि ये जो अपर कास्ट है वो पक्का फूड तो इनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कब? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, रेगुलरली नहीं। ये
इम्प्योर से पक्का फूड एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इनसे ये कच्चा फूड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब कुछ सोशोलॉजिस्ट का मानना है रिवर्स में, ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। बट मैंने जो आपको ओपिनियन बताया वो है गोविंद सदाशिव गुरे का, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़े डीपली स्टडीड प्रोफेसर हैं। ये बोलते हैं ये फूड है जो आप इनसे एक्सेप्ट कर सकते हो, ये नहीं खा सकते हो। तो ऊपर वाले जो लोग इनसे ये खाना ले सकते हैं। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट है कि द्विजास जो है वो इनसे फूड नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बट इफ दे डू दे कैन एट द बेस्ट हैव दिस, दे कैन नॉट हैव दिस। Okay, sir. कोई रीजन पता है? कोई रीजन बता सकते हो क्यों? क्या सर? अब अगेन ये इंटरप्रिटेशन है लोगों की, गुरे साहब की है, इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे पानी में बॉईल करके खाना दिया जाएगा तो इंप्योरिटी मरेगी नहीं। यहां पे फैट में बॉईल करके दिया जाएगा तो उनकी इंप्योरिटीज मर जाएगी। समझ में आया? बट दिस इज जस्ट ए एक्सप्लेनेशन एंड एलॉबरेशन, वी डोंट नो कि शायद यही रूल था क्या। Okay, sir. Thank you. ठीक है, नेक्स्ट गाइस। हेलो सर। हेलो Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर, शिवम है। शिवम, शिवम के बाद में नेक्स्ट शिवम बताओ। हाँ, यस सर, एक क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थ्रू व्हिच इंडियन सोसाइटी वाज स्टडीड? अच्छा ठीक है, क्या पर्सपेक्टिव थे बताओ। सर मैंने लिखा है द सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच। अच्छा आप आंसर पढ़ रहे हो क्या? यस, हाँ बताओ। द सोशियोलॉजी इज अ ब्रांच established in India in the year 1919. We call G.S. Ghurye as the father of Indian sociology. The study of Indian society initially was done by British administrators. They neither had the expertise on the subject nor much idea about Indian society. They followed the Eurocentric approach to study the Indian society. The beginning of studying Indian society by intellectuals and experts started by Louis Dumont. Although he was वेट जीएस गुरे, लुई डुमो नहीं। पहले लुई डुमो टाइमलाइन में पीछे आते हैं, और मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि आपने टाइमलाइन मेंशन की है, 1919 लिख के आपने टाइम पे फोकस कर दिया उधर। लुई डुमो बाद में लिखना, 1960-70 के आसपास उनकी ये किताब आई थी यार, तब तक जीएस गुरे खत्म हो चुके थे, खत्म इन द सेंस रिटायर हो चुके थे। ठीक है आगे। तो सर मिसमैच हो गया। नहीं चलेगा, या इसीलिए बोलता हूं ईयर्स नहीं लिखो, क्योंकि कभी ऊपर नीचे टाइमलाइन होते ही वो आदमी कनेक्ट नहीं कर पाएगा फिर। आगे। Although he was sociologist, but he also studied Indian society from Eurocentric approach, Perfect. and he wanted to show French people as superior. The study of Indian society by Indians, and that too by an intellectual and sociologist, started by J.S. Ghurye. He started studying Indian society from ethnocentric approach. His study was derived from the ancient texts, that is Upanishad, Bhagavad Gita, Puran, etc. Critics called him armchair sociologist. The study of Indian society by Indian sociologists from contextual point in a rational way started from M.N. Srinivas. He studied the society as it is in empirical way. He followed structural functionalist method. He focused more on the field study. Indian society having huge diversity in terms of culture, caste, religion, language. As per Siddiqui, there can be no exact perspective on Indian society. यही है सर। मार्क्सिस्ट, यस सर। मार्क्सिस्ट कहाँ है? योगेंद्र सिंह कहाँ है? दो अप्रोच मिस कर दी है। पहले लिखा सर। नहीं कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन आप समझ में आया ना, योगेंद्र सिंह नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट लेकिन ये लिखना है। अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो ध्यान से फिट करना गाइस।
ये 4 पर्सपेक्टिव ऐसे याद रखना। और आपको जब पढ़ाया था तो बताया था गेल लुई डुमो के हिसाब से क्या पर्सपेक्टिव है, एम एन श्रीनिवास के हिसाब से टेक्स्ट प्लस कॉन्टेक्स्ट। अब इधर मैंने कॉलोनियल वाला नहीं देखा, बट ये लिख लेना ऊपर, कॉलोनियल से स्टार्ट होता है, यूरोसेंट्रिक, इंडियन सोसाइटी वाज ऑर्थोडॉक्स, एग्जाम्पल विलेज इज इक्वल टू लिटिल रिपब्लिक्स, कास्ट इज इक्वल टू आइडियोलॉजी। 1 2 3 4 5 पर्सपेक्टिव। These are the broader perspective through which the Indian society has been studied. Shivam, clear है आंसर? यस सर, यस। Okay. सर एक और क्वेश्चन है सर, जैसे आप सर बहुत सारे क्वेश्चन में बोलते हैं राइट सोशियोलॉजिकली, हाँ। तो इसको कैसे, मतलब इस पे क्या लिखना होता है एग्जैक्टली सर? ठीक है, बताता हूँ। जब कोई भी चीज़ का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आए, कुड बी ए स्कीम, कुड बी ए पर्सन, कुड बी एनीथिंग जो एक जनरल है आपके लिए, उसका जब सोशियोलॉजिकल एनालिसिस आता है तो एक थंब रूल होता है किसी भी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस का कि चीज़ों के हिडन डायमेंशंस आपको लिखने हैं। जैसे आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पे कोविड जब आया तो कहना इससे जियो का प्रॉफिट डबल हो गया। शिवम, यस सर, क्यों? because of people started staying at home and using more कंज्यूमिंग, internet. राइट? Yes. कोविड जब आया तो नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस के सब्सक्रिप्शंस इंक्रीज हो गए। Yes sir. आपने क्या देखा? यही आंसर जब आप जीएस में लिखते हैं ना, तो आप कोविड की इंपैक्ट की भैया मेडिसिन, हेल्थ, ये सब लिखते हैं। जब किसी चीज की सोशियोलॉजी लिखना हो तो उसका ऊपर वाला पर्दा नहीं लिखाया जाता है, इसके दूसरे इंपैक्ट जो थोड़े से एनालिसिस करके निकलते हैं। इधर क्या किया मैंने, किसी सोशियोलॉजिकल स्टडीज नहीं है, बट आपको भी पता था, लेकिन आपको वो डायमेंशन। सो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू राइट सोशियोलॉजी ऑफ समथिंग, जैसे मैंने आज बोला सोशियोलॉजी ऑफ यूसीसी, आपको वो बताना है कि यूसीसी पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए, विच आई एम प्रीटी मच श्योर। इसकी इंपैक्ट क्या रहेगी? अब सर ये कैसे पता चलेगा? इसका थंब रूल जो मैं नॉर्मली मेरे टाइम पे फॉलो करता था कि हमारा जो सोशियोलॉजी का पेपर 1 या पेपर 2 का जो सिलेबस है, उन हर चैप्टर में से अगर एक एक पॉइंट इससे कनेक्टिंग जो हो रहा है कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा सोशियोलॉजी निकल आएगा। अब यूसीसी स्ट्रैटिफिकेशन, यूसीसी सोशल एक्सक्लूजन, यूसीसी रिलीजियस माइनॉरिटीज, यूसीसी पॉलिटिक्स एंड पावर, समझ में आया कनेक्शन? यूसीसी कैसे सोशल चेंज लेके आ सकता है? याद है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज किया था आपने मेरे साथ? Yes sir. तो क्या ये लॉ नहीं है एक जिससे चेंज नहीं आएगा? समझ में आया हमने कनेक्ट कैसे किया इस चीज को? Yes. तो आपको फॉलो करना है शिवम कि सिलेबस देखें, जब भी किसी चीज की सोशियो आए सिलेबस देखो, अच्छा ये 4 चैप्टर से ये 4 पॉइंट कनेक्ट हो सकते हैं, अपने भाषा में लिख दो, दैट वुड बी सोशियोलॉजी। दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सोशियोलॉजी ऑफ डैश। क्लियर? Yes sir. ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, हेलो अदिति बताओ। अंजुम नेक्स्ट, आप अंजुम नेक्स्ट, अभी अदिति बताओ। हाँ सर इतने 2 डाउट्स हैं और 2 क्वेश्चंस है रीड आउट के लिए। अच्छा, सर हाँ सर पहला डाउट है कि सोशल व्यू ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर और यूनिवर्सल व्यू ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में हाँ जो कॉमन चीज है वो ये है कि अगर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो वो विल कम थ्रू पेट्रियार्की, राइट? विल कम फ्रॉम सोसाइटी। हाँ हाँ जी, पेट्रियार्की ना सर। ठीक है, हाँ। चलेगा, पेट्रियार्की लिखोगे तो भी। और फिर हाँ जी, और फिर डिफरेंस बस यही है कि यूनिवर्सल वाले जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हर जगह मैन ही डोमिनेट करेगा, और जो सोशल व्यू है वो ये कहते हैं कि कहीं कहीं वी कैन फाइंड वुमेन आल्सो डोमिनेटिंग दी सर्कमस्टेंसेस। परफेक्ट। ओके सर, सेकंड चीज है सर बाइलिनियल, जो आपने डिसेंट में पढ़ाया था, नॉन यूनिलिनियल में बाइलिनियल जो था उसमें बट product एक चीज समझना, एक सेकंड अदिति, थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा प्रीवियस टॉपिक पे। देखो साथ में ना चीजें थोड़ी सी अलग है दोनों में। जब सोशल व्यू पॉइंट आप देखते हो, सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट,
इनका गोल वुमेन की एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लेन करना नहीं था, ठीक है। ओके इनका गोल क्या था? इनका गोल था कि जो नॉर्मली बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो था या नेचुरल पर्सपेक्टिव जो था, उसको उसके अंदर क्या बोला जाता था? मेन फिजिकली पावरफुल होते हैं वुमेन से, इसलिए ये करेगा वो करेगा। नेचुरल कंसेप्ट वही, ये पावरफुल है इसलिए ये करेगा, ये ऐसे करेगा। इनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि ऐसा नहीं है, ये नहीं बोल रहे ये डोमिनेट करेगा या वो डोमिनेट करेगा, थोड़ा ये क्लियरिटी रखना उधर। देयर गोल इज नॉट टू एक्सप्लेन द वुमेन एक्सप्लॉइटेशंस, पेट्रियार्की और इनइक्वालिटीज। देयर गोल इज to demystify this, that it is not a natural condition that men are always physically powerful, women भी होती है। यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट का अल्टीमेट मुद्दा ये है कि भैया हर जगह चाहे पावरफुल ये है या ये कोई भी हो, मेन हमेशा डोमिनेट करेगा। ये फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहे उधर। ओके सर, गॉट इट? हाँ ठीक। यस सर, यस सर। सर मुझे बाइलिनियल में जो टोडा ट्राइब का बताया था आपने, जो कल्चरल होते हैं उसमें, सर उसमें जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो फ्रॉम मदर टू डॉटर जाती है, फादर टू सन है। मदर टू डॉटर, ठीक है। और मूवेबल और इमूवेबल जो लैंड हो गए या कोई और ऐसा फिक्स्ड एसेट आपको लगता है, तो वो फादर टू सन। ये था प्रैक्टिस अमंग टोडास ऑफ केरला, जहां पे आपको दो डेसेंट सिस्टम्स मिलते हैं। और मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से हम देखते हैं याकोस कल्चर और इकोनॉमिक्स का भी डिवीजन होता है। हर बार प्रॉपर्टी होनी जरूरी नहीं है। आई मीन प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, इकोनॉमिक्स हो प्रॉपर्टी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पुश्तैनी हाँ वैल्यूज भी वो प्रॉपर्टी है उधर। हाँ सर एक कल आपने जो डिफरेंस बताया था ना फंक्शनलिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट में, उसमें एक लास्ट डिफरेंस था कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे फोकस होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का, पर फंक्शनलिस्ट का किस पे फोकस होता है? आपने एसएम लिखा था, एसएम कंपैरेटिव मेथड, साइंटिफिक मेथड, जिसको इमाइल डरखाइम बोलते हैं एक ही तरीका यूज करने का, दैट इज कंपैरेटिव मेथड्स, साइंटिफिक मेथड, ठीक है, पॉजिटिविस्ट मेथड। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन थ्योरी बाय योगेंद्र सिंह। 2 लाइन में मुझे थियरी बता दो पहले। ओके सर, एक्चुअली अच्छा आप आंसर रीड कर रहे हो क्या? हाँ जी बताओ। Modernization of Indian Tradition was a book authored by Yogendra Singh, where he explained that how with the coming of Britishers, modernity started, and with the independence, this process was completed as reflected in his writings of women empowerment and their participation in various social movements. In perspective of Yogendra Singh, the modernity is determined by factors like orthogenetic and heterogenetic, which further lead to changes in culture and structure independently. And also within structure, the micro and macro structures are changed independently. In his theory, he showed that how an internal concept of Sanskritization brought changes in the cultural aspect of caste system, and at structural level, the changes in population affected the nature of occupation at micro levels. Whereas there exist certain external factors like westernization that brought secularization and Islam that led to changes in the equations of pluralism by changing the religious and cultural ethos. The bureaucratic organization in urban areas led to a major structural change in the institutions and way of working at macro level. सर उसके बाद मैंने डायग्राम बनाया था जो आपने बताया था क्लास में, उसके बाद फिर से स्टार्ट है द एसेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ विद मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ. Perfect. But the theory attracts certain critics, such as the complete independence of culture and structure is regarded as just an ideology, as caste system today has led to the changes in caste hierarchy. और एक सेकंड यहाँ पे अगर पेन पेपर है तो ऐड कर लो साथ में ये. फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्टेम्पररी टाइम दिस ऑटोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट एज द वेरी राइज ऑफ वेरी application of UCC today is largely not being made possible because of the cultural factors. समझ में आया? Yes sir. लॉ एक स्ट्रक्चरल चेंज है लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि कल्चर उसे होने नहीं दे रहा है. तो ये बताता है कि दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है. हाँ सर. ठीक है आगे. Even as said by D.P. Mukherjee that in India the traditions determine the culture,
Also, the strict separation of micro and macro cannot be sustainable in contemporary times when local concept prevails. नहीं, ये भी लिखो साथ में. Moreover, वेट, पैरोकियलाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन क्यों नहीं लिखा? मैंने कराया मैकिम मैरियट. yes, sir. साइड में लिख के रख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा जा रहा है आंसर. हाँ. Okay. Moreover, the proposition of complete modernization opined by Weissing has attracted various critiques by scholars such as M.N. Srinivas, who believed in coexistence of tradition and modernity, or by Partho Chatterjee, who favors fragmented modernity. Even Andre Bethlen, in his network theory of modernity, explains the modernity of India being paradoxical. Therefore, in India, complete modernization with severed traditions is not the ground reality, as what we more often see is Indianization of modernity. Brackets I have written M. Single. Or the coexistence, or even if one supports modernity, it has taken place selectively. Thus, Perfect. Weissing theory fails to explain the lived reality and may be theoretically correct, but empirically the evidences are too few to go beyond. बहुत अच्छा आंसर था, लेकिन एक दिक्कत पता है कहाँ पे लगी मुझे? लास्ट में मुझे ऐसे लगा 2 कंक्लूजन हो गए आपके. Okay, sir. लास्ट वाले जो 2 लाइन बोले हैं ना, उसको हटा दो, वो कंक्लूड वहीं पे कर दो बाई सेलेक्टिव मॉडर्निटी के पास. अच्छा. Okay, sir. ठीक है. बट शायद 250 वर्ड से ज्यादा नहीं हो गया क्या? ये ऐसा लग रहा है मुझे. नहीं, वर्ड ज्यादा हो गए सर इसमें. थोड़े से Yes. नहीं, 250-60 भी होंगे तो चलेंगे. अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको बाकी नहीं हटाना है. योगेंद्र सिंह का थियरी थोड़ा शॉर्ट कर दो उधर. Okay. गुड, ये आंसर सही से लिखा आपने. और यही एटलीस्ट यही पढ़ते चले जाना नोट्स में, आपका एटलीस्ट इसी से आंसर निकल जाएगा जो भी आएगा. सर एक लास्ट था. एक लास्ट था सर क्वेश्चन. इसमें क्योंकि सर मुझे रिपीटेडली डाउट्स आते हैं क्रिटिकली एनालाइज और डिस्कस वाले क्वेश्चंस में. तो ये जो क्वेश्चन है अभी वो है मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन कोएग्जिस्ट इन इंडिया डिस्कस. Sir, the proposition of coexistence of modernity. नहीं, you're reading an answer or what? You're reading an answer. Reading, sir, because Question. critically analyze is not. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? Modernity and tradition coexist in India. ठीक है. ओके. क्रिटिकली डिस्कस है क्या? Sir, discuss है. अच्छा, डिस्कस है सिर्फ. ठीक है. Okay. Sir, the proposition of coexistence of modernity in India was clearly refuted by Louis Dumont, as he believed that India will not become modern at any time because of its prevalent hierarchical setup. To him, hierarchical separation were deeply rooted in Indian society because without it, conflicts would arise. By maintaining the balance between modernity and traditions, some scholars strongly opined for their coexistence, as said by M.N. Srinivas in his structural functionalist approach. Scholars like Partho Chatterjee also advocated the existence of fragmented modernity, which was further supported by K.L. Sharma, who said that bureaucracy operates on universalistic values and democracy runs on particularistic values, clearly showcasing the inclusion of caste, class, ethics in the modern system of democracy. More often, we celebrate our own notion of modernity by own tempering, as given by Milton Singer in his idea of Indianization of modernity, where modernity is consumed as a traditional value system, often seen in form of kundli apps on smartphones. Certain scholars like Andre Bethlen in his network theory of modernity stressed on the study of behaviors of people with each other, where clearly the social network of traditional society is governed on basis of caste and kinship, and the network in modern society is basis one's profession. However, the ideas of Yogendra Singh in his book Modernization of Indian Theory clearly severs the ties from past traditions and advocates that Indian society is completely modernized with the coming of Britishers, and the process was completed with its independence. Henceforth, there exist deviations in scholarly views which oscillate between either complete or no modernity and sees a halt at coexistence of both. What we witness today is politics getting marred by caste, women's choice of job affected by her gender, bureaucratic working affected by the aura of charismatic leaders, and so on, highlighting the fact that tradition and modernity are hand-holding each other with some revitalization of traditions.
अब एक चीज ध्यान रखेंगे इधर, इतना ज्यादा स्कॉलर स्पेसिफिक क्यों होना है आपको? ठीक है, एम एन श्रीनिवास आपने लिखा, पार्थो चैटर्जी लिखा, खत्म हो गया वो पॉइंट वहीं पे। आप मत ऐड करो के एल शर्मा, इंद्र बिदले, बिकॉज हो क्या रहा है, चारों का एट द एंड मानना यही है, दे को एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मेरे हिसाब से एक पूरा पैराग्राफ होना चाहिए था एग्जाम्पल का। क्या वो क्या पूछ रहा है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट, ये नहीं पूछ रहा है, ये डिस्कस करने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक, अब जब किसी चीज को डिस्कस करते हो, तो हम जब डिस्कस करते हैं तो वी नीड टू गिव आवर फैक्ट्स, राइट? Yes, sir. हमने क्या दिया, फैक्ट्स के नाम पे हमने थिंकर्स दिए हैं, गुड, नो प्रॉब्लम, पर साथ ही साथ में एग्जांपल्स अगर डोमिनेट करेंगे तो प्रॉपर्ली ये डिस्कस हो जाएगा। आपने क्या किया, आंसर अब आपका आ गया एनालाइज। Okay, okay. आपने डिस्कस नहीं की चीजों को, आपने एनालाइज किया है यहाँ पे चीजों को कि इस तरीके से लोगों ने देखा है, एनालिसिस की है, देखो ऐसा ऐसा चल रहा है। डिस्कस के अंदर यू वुड हैव टू गिव द एग्जांपल्स। अब आपको एक लाइन में इस पूरे आंसर का आंसर देता हूं, आपने फॉर्मेट बहुत सॉलिड पकड़ा, इसको मेंटेन करना। लुई डुमो से इंट्रो करो, बीच में दोनों डालो और कंक्लूजन योगेंद्र सिंह से करो। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एस्पेक्ट बताता हूं, द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन इन इंडिया इज अ सोशल फैक्ट। At the best, domination of tradition or either modernity remains a social current in a modern Indian society. डरकाइम को यूज किया मैंने इधर। Sir, एक last का मुझे समझ नहीं आया, coexistence of The tradition. coexistence of tradition and modernity in contemporary India is a social fact. The domination of only modernity or domination of only tradition at the best remains social current. Okay, sir. समझ Yes, में आया? sir. सोशल करंट कुछ जगह मिलेगा, सोशल फैक्ट सब जगह मिलेगा। तो ओवरऑल इंडिया में दोनों को एग्जिस्ट ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, कहीं जगह मॉडर्निटी डोमिनेट कर रहा है, योगेंद्र सिंह भी कई जगह सही लग रहा है, वो एक करंट है, कुछ पार्ट में है, और कहीं पे सिर्फ ट्रेडिशन डोमिनेट कर रहा है, वो भी एक पार्ट में है। Okay, sir. ठीक है, Sir, thank you so much. थैंक यू गाइस। नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी करें यार। हेलो हेलो सर। अंजू, हाँ बताओ। सर मेरा डाउट था कि कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, अरे बाप रे। उसमें वो बोलते हैं ना, हाँ। हर एक मोड में सर वो जो क्या है डायलेक्टिक्स और कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट होते हैं ना। सर इस कंसेप्ट को मैं नहीं समझा। अंजू, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन, अरे चलो कोई बात नहीं है। इधर तो इगैलिटेरियन स्टेज है अंजू, पता है यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, प्राइवेट वेल्थ नहीं थी, इक्वालिटी थी, राइट? जी सर। धीरे धीरे प्राइवेट वेल्थ आता है तो सोसाइटी इनइक्वालिटी में आ जाती है, और वो फर्स्ट स्टेज होता है एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। एंशिएंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, औजार नहीं होता है, ह्यूमन होता है, दैट इज स्लेव्स। स्लेव से काम करवाया जाता है, हाथों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, कहने का मतलब। और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, और ऑब्वियसली रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन हैव और हैव नॉट्स में होती है, यहाँ से हैव और हैव नॉट्स आने स्टार्ट हो जाता है। रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन स्लेव्स और मास्टर्स में होती है, और स्लेव्स और स्लेव्स में होती है। अब स्लेव्स और स्लेव की रिलेशनशिप यहाँ पे कोऑपरेशन की होनी चाहिए, बट टेक्निकली यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है, सेपरेटेड हुआ करते थे, तो ये रिलेशनशिप कभी कॉन्शियसनेस में डेवलप नहीं हुई। इस पॉइंट को मार्क्स बोलते हैं कि दे नेवर हैड द कॉन्शियसनेस। स्लेव और मास्टर्स की रिलेशनशिप है, वो है कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के अगेंस्ट में। कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? इसलिए नहीं कि स्लेव्स, देखो स्लेव सोसाइटी में स्लेव्स मानते थे आप हमारे कर्ता धर्ता हो, वो नहीं, वो क्या मानते इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस से चल रहा है। ये था कि मास्टर्स का पैसा तभी बढ़ेगा जब स्लेव लड़ेगा, तो मैं जितना काम करूंगा मास्टर का सरप्लस उतना बढ़ेगा, मैं कम काम करूंगा उसका कम बढ़ेगा, तो मेरे लिए काम ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके किसी और का फायदा होगा। अंजू, दिस इज क्लियर? यस सर, यस। अब देखते हैं होता क्या है। मार्क्स बोलते हैं ऐसी सोसाइटी चलती रहेगी यहां तक आने के लिए। अब मार्क्स बोलते हैं ये सोसाइटी यहां से यहां जब प्रोग्रेस करती है तो होता क्या है, मार्क्स बोलते हैं पूरी सोसाइटी में एक नेचुरल तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस करती जाती है, बेहतर होती जाती है, राइट अंजू? जी सर। तो अब धीरे धीरे ये देखा गया, स्लेव्स थे ह्यूमन, ह्यूमन की बायोलॉजिकल एज जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो पैसा कम कमा पाएगा, राइट? जी सर। पैसा कम कमा पाएगा तो सरप्लस वैल्यू मास्टर्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
Yes, sir. और साथ में टेक्नोलॉजी भी प्रोग्रेस कर रही है हमारी। तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करते करते यहां पहुंच गई कि अब लैंड को भी एक्सप्लॉइट करने के हमारे पास औजार आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई जो इधर नहीं थी। अंजू विथ मी टिल हियर? Yes, sir. जैसे आज हमारे पास शेल गैस को एक्सप्लॉइट करने के औजार आ गए तो हमने पेट्रोल को छोड़ दिया, राइट? Yes, sir. वैसे ही इनके पास में लैंड को यूज करने की तकनीक आ गई, नॉलेज आ गया, चीजें आ गई। तो अब इनको लगा कि यार एक तरफ मेरा पैसा तो कम होते जा रहा है, दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी से मैं ज्यादा पैसा ले सकता हूं अगर मैं लैंड के ऊपर काम करना स्टार्ट करूं। तो कुछ मास्टर्स क्या करते हैं, लैंड को फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बना लेते हैं। जैसे मैं एक मास्टर हूं, मेरा पैसा कम हो रहा था, मैंने लैंड के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरे स्लेव्स को फ्री कर दिया, लेकिन इनको फ्री करने के बावजूद भी इनके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। जनरली समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एज अ रिजल्ट ये स्लेव्स इन्हीं के लैंड, मास्टर्स के लैंड पे जाके अब सर्व्स बन गए, राइट? जी सर। तो लॉर्ड्स एंड सर्व्स। अंजू क्लियर है ना यहां तक? यस सर। लैंड के ऊपर कुछ मास्टर्स आए, याद रखना, ओनली सम ऑफ द मास्टर्स मूव टू बिकेम लॉर्ड्स। ऑल सारे के सारे नहीं आए थे अभी तक। अब जब इन लॉर्ड्स का पैसा बढ़ने लगा, लैंड के ऊपर काम कौन कर रहा था? सर्व्स। अब जब ये सिचुएशन आया तो समाज के अंदर मार्क्स बोलते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहे। क्या सिनेरियो रहा इस टाइम के अंदर, थोड़ा जूम इन करते हैं। लेट्स अज्यूम ये सोसाइटी है, कुछ लॉर्ड्स जो है, कुछ सर्व मास्टर्स जो है लॉर्ड्स बन चुके हैं। तो एट ए टाइम इन ए सोसाइटी, मान लो 2023 में ऐसा हो रहा है, तो एट ए टाइम अब दो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे इधर। एक था मास्टर्स एंड स्लेव्स, सॉरी, एक था स्लेव्स और एक इनके बीच में रिलेशनशिप मास्टर्स और स्लेव्स और स्लेव्स और स्लेव्स। दूसरा सेम टाइम के अंदर कुछ लॉर्ड्स इधर आ गए, तो एफओपी क्या बन गया? लैंड। आरओपी किसके बीच में थी? लॉर्ड्स और सर्व्स एंड सर्व्स एंड सर्व्स, राइट? जी सर। पक्का क्लियर है ना अंजू? हाँ यस सर। अब यहां पे एट अ टाइम दोनों चीजें चल रही है और अब ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और यहां आता है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। कहां आता है? मार्क्स बोलते हैं अल्टीमेटली गोल मास्टर्स का यहां पे पैसा कमाना है भाई। कैपिटलिज्म में हर जगह क्या, सॉरी, मास्टर्स हमेशा पैसे के लिए, सरप्लस के लिए सोचेगा। अब ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जब तक रहेगा तब, सॉरी क्या बोलते हैं, ये फोर्सेस ऑफ, ये वाला समझना, ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को डेवलप करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें स्लेव्स को फ्री करना पड़ेगा। तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन कहां आया? The land as a forces of production cannot develop until and unless you largely have large manpower to work over land. As a result, they came in contradiction. New forces of production and old relationship of production came in contradiction with each other. समझ में आया? सर हाँ सर ये लोगों तो समझे है ना, लेकिन हम जो डायलेक्टिक्स और ये कॉन्ट्रडिक्शन का मीनिंग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा सर। ये पार्ट मेरे को तो समझ में आ रहा है। अरे internal contradiction is nothing but dialectics. यही डायलेक्टिक्स है। डायलेक्टिक का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन। सर ये दोनों सेम ही है ना मीनिंग? यस, डायलेक्टिक का टेक्निकल मीनिंग ही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे ये पहले पूछ लेते, मेरे को पूरा एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता। सर लेकिन फिर एक क्वेश्चन पूछेगा सर ये सोशल चेंज का। हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखेगा यार। मैं 2022 का क्वेश्चन है। बताओ। Are traditional social institution getting weakened as agent of social change in the contemporary society? Our traditional social institutions are getting weakened. Weakened as agents हाँ of social change ठीक है, in the contemporary society. ओके सर इसको कैसे लिखें समझ में नहीं आया। देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी है? सर ये तो रिलीजियस लुक तो आएगा होगा, मैरिज। चलो, रिलीजन हो गया, मैरिज हो गया, और सर कास्ट भी तो आएगा ना। परफेक्ट, और सर पॉलिटिक्स आएगा क्या? विलेज हाँ सर। आएगा। हाँ अगर हम देखें, अब मैं फैमिली एंड किनशिप,
अगर जी सर। बिकॉज दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं एक साथ ही ले ले रहा हूँ फैमिली मैरिज किनशिप. ठीक है, ये 3 ऐसी मेजर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थी जिसके अंदर आप जाओ तो सब पार्ट्स है. कास्ट के अंदर कास्ट एसोसिएशन हो सकता है, रिलीजन्स के अंदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फैमिली मैरिज के अंदर जॉइंट फैमिली हो सकती है, एक्सेक्ट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इन ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी सोशल चेंज लाने में वीक पड़ गई है क्या? डू यू थिंक कि these organization today are not contributing for social change, rather than reframe कर दे रहा हूं, they are maintaining status quo? सर स्टेटस को मेंटेन कर रहा होगा, पता नहीं। देखते हैं समझ नहीं है। ऐसा क्यों माना जाता है कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस का चेंज लाने का कैपेसिटी कम हो गया. बिकॉज ये माना गया कि इन लोगों के ऊपर, इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अब ज्यादातर पॉपुलेशन जो है रिलाय नहीं करती. ऑब्वियसली ना, तभी तो इनकी कैपेसिटी कम होगी कि पीपल डू नॉट फॉलो देम मोर और लेस. इंडिया के अंदर अगर हम देखें, has religion bought any, as family bought any form of social change? is family contributing? याद है मैंने family और religion कराया था तो बताया था कैसे joint family system is one of the important basis जिससे industrialization आई. याद है जी सर। अंजू? are you getting the point right? हाँ ये डालिए सर। पहला पॉइंट. रिलीजन हम देख रहे हैं आज किस तरीके से सेक्युलराइज होने के कारण सोसाइटी के अंदर चेंज भी लेके आ रही है, स्पेसिफिकली स्पीयर हेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मैकेनिज्म्स एंड सोशल मूवमेंट. क्लाइमेट चेंज का एक एग्जांपल दिया था मैंने रिलीजन में आपको जब सेक्ट और कल्ट पढ़ाया था यस सर। कि रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन कैसे आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है, वेलफेयर कर रही है, या बहुत सारी चीजें. अरे टाइमर एक सेकेंड. ओके, क्या कास्ट आज चेंज कर रही है क्या? इज कास्ट हैविंग ए कैपेसिटी टू ब्रिंग सोशल चेंज? इज टुडे दलित कैपिटलिज्म के बारे में सुना है क्या? ऑब्वियसली अभी तक मैंने कवर नहीं किया है. दलित कैपिटलिज्म क्या है? दलित कैपिटलिज्म वो है जहां पे दलित ऑर्गेनाइजेशंस ये बोल रही है कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट जॉब्स के अंदर एंट्री चाहिए. अब वन शुड गिव अप रिजर्वेशन. क्या कर रही है? आर दे नॉट ट्राइंग टू चेंज द वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट द लोअर कास्ट इज डेवलपिंग बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, rather than they want lower caste to develop on the basis of their own talents and capacities? एक एग्जांपल, विलेज के अंदर तो यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकियलाइजेशन आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से विलेज आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. द एंटायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टुडे कैन बी बेटर बॉट बाय विलेज डेवलपमेंट ऑफ विलेज. हेंस वी आर टॉकिंग मोर अबाउट स्मार्ट विलेजेस टुडे. कैसे विलेज जो है मनी ऑर्डर इकोनॉमी से चल रहा है और साथ ही साथ में पैसा भी क्रिएट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लेबर टू द अर्बन एरियाज टू विच वी आर प्राउड ऑफ टुडे. अब मैं एक लाइन में आंसर देता हूं. ये क्वेश्चन जब आते हैं ना, आपको कंटेंट निकालना पड़ता है. और बताओ कोई भी एक ऐसा कंटेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, लिविंग विलेज, क्योंकि अभी तक हमने विलेज किया नहीं है, और थोड़ा सा कास्ट. सर इसमें विकी ऐसे ऐसे स्टाइल लेके बताया. अब पहले मैं बताऊंगा कि देखो, ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मोर ओवर एम्फसाइज ऑन मेंटेनिंग ऑर्डर, स्टेटस को एम्फसाइज करती है वो. बट सेइंग दैट द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस टुडे हैव वीकन्ड टू एन एक्सटेंट लुक्स राइट. क्यों? सिंपल सी बात है, आपसे बेहतर सोशोलॉजी मेरी है क्या अंजू? है या नहीं? मेरी आपसे बेटर है या नहीं? नहीं है क्या? है या नहीं अंजू? डिड यू गेट द पॉइंट? इज माई सोशोलॉजी बेटर देन योर्स? नो सर। क्या यार, मतलब सीधे सीधे मुंह पे बेइज्जती कौन करता है यार? माई सोशोलॉजी इज नॉट बेटर देन योर्स. ठीक है चलो, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसकी सोशोलॉजी मेरे से ज्यादा बेटर होगी. सर आपका सोशोलॉजी देख रहे हम. नहीं, लिसन अंजू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का रोल सोशल चेंज में इसलिए आज हमें कम लग रहा है क्योंकि इससे ज्यादा पोटेंट एजेंट्स आ चुके हैं आज हमारे पास. लॉ आ गया, एजुकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई. इसलिए हमने ये मान लिया कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन ये भी सोशल चेंज लाते हैं. यस, ये और बात है कि द रोल ऑफ देयर इज टुडे प्री मच लिमिटेड इन कंपैरिजन टू द लार्जर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज सच एज लॉ, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. डिड यू गेट द आंसर हियर नाउ? पक्का? सर जैसे कि जब सर जैसे कि हम जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, उन लोगों को तो थोड़ा लिख पा रहे हैं, लेकिन जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं तो मतलब नहीं लिख पा रहे, तो सर इसको कैसे करके इम्प्रूव किया जाएगा? अंजू तरीका एक ही है. देखो अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ. अभी ये आंसर समझ में आया आपको? हाँ जी सर, समझ में आया.
अब ये डाउट सेशंस पे जब हम नॉर्मली क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो एक डाउट क्लियर नहीं होता है, अब आपको एटलीस्ट एक अप्रोच मिला ना, अच्छा बाकी क्वेश्चंस में मैं ये अप्रोच लगा सकता हूं. These questions can only be enhanced when you start writing these questions and when you think about it. ऐसे मत assume करना कि सीधा जाके वहां पे आंसर निकल आएगा. पेपर 2 के अंदर बहुत ज्यादा जनरल क्वेश्चंस आते हैं एंड वहां पे डिफिकल्टी आ जाएगी. तो एक ही तरीका है अंजू, देयर इज नो शॉर्टकट. यू वुड हैव टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, तब जाके आपका ये बेटर हो पाएगा, नहीं तो नहीं होता है अंजू. कैसे होता है? व्यू पॉइंट लेना पड़ता है. अब जैसे इस क्वेश्चन में आपने व्यू पॉइंट लिया, ये व्यू पॉइंट को अगर फिट कर लिया तो 5 जगह और ऐसी तरीके से सोचोगे आपका आंसर निकल आएगा. 5 क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे एक नजरिए से आपके. बिकॉज एट द एंड यू वुड हैव टू डेवलप योर व्यू पॉइंट. इफ व्यू पॉइंट इज देयर यू कैन टैकल एनी क्वेश्चंस. क्लियर? थैंक यू सर. थैंक यू अंजू, थैंक यू. नेक्स्ट गाइस, थोड़ा जल्दी करते हैं ना. हेलो सर. हेलो हेलो हेलो. सर. न्यूज़ न्यूज़ ही बताओ. सर, एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चाहिए था. बताओ. डिस्कस द मटेरियल बेसिस ऑफ. मटेरियल राइट? जी सर. हाँ. पेट्रियार्की एज ए आइडियोलॉजिकल सिस्टम. डिस्कस द मटेरियल बेसिस ऑफ पेट्रियार्की एज एन आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजिकल सिस्टम. पेट्रियार्की एज एन आइडियोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन की अब क्या मतलब एग्जैक्टली क्या चाहते हो, मैं क्या बताऊं इधर? सर, मुझे क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, मैं आपको डिमांड बताता हूँ, फिर आप एक बार ट्राई करना, फिर मैं स्ट्रक्चर दे दूंगा. ऑब्वियसली बात है, इंट्रोडक्शन जब पेट्रियार्की आता है तो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन होगी 100%. अब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये पेट्रियार्कल सिस्टम है ये एक आइडियोलॉजी है. ठीक है. अब ये आइडियोलॉजी का जो रूट है, ये आइडियोलॉजी क्यों बनी समाज के अंदर, इसका एक मटेरियल बेसिस है. ये मटेरियल बेसिस बताओ. अब समझ में आया न्यूश्री? जी सर. पेट्रियार्की इज एन एक सेकेंड. पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है जिसकी मटेरियल बेसिस बताओ. अगर आपने सिल्विया वॉल्वी की डेफिनेशन ऊपर अच्छे से लिखी है तो आपका आंसर उसी डेफिनेशन में है. पेट्रियार्की अकॉर्डिंग टू सिल्विया वॉल्वी इज बोथ अ सिस्टम एंड एन आइडियोलॉजी. राइट? जी सर. तो इस डेफिनेशन के बाद में पहला पॉइंट क्या होगा मेरा? हेंस वी कैन से दैट पेट्रियार्की मे बी एन आइडियोलॉजिकल सिस्टम, but that ideological system many times creates is based on material grounds but not always radiating from material grounds. समझ में आया कि ये सोच के कुछ मटेरियल दायरे हैं, लेकिन अगर आप बोलो कि ये मटेरियल दायरों के कारण आइडियोलॉजी बनी है ये, तो वो राइट नहीं है. ये कंक्लूजन वाला पार्ट में थोड़ा फोकस करना. अब आपको इसका बेसिस बताता हूं. अगर आपने लेक्चर्स को अटेंड किया तो मैंने आपको बताया था मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट. राइट? हेलो, याद नहीं है? क्या बोलता है? कैपिटलिज्म हैज लेड टू द राइज ऑफ पेट्रियार्की. मिला आपको मटेरियल बेसिस? कैपिटलिज्म हुआ. According to Marxist and socialist feminists, it is the capitalism which largely led to the dependency of women on men. As capitalism largely bought factory system of productions where men now started doing the work which was economically paid and women's now was restricted to the jobs which were not economically paid. And as a result of such capitalism, the dependency of women was created on men, leading to the rise of ideologies such as patriarchy. Hence the point proved. Yes sir. अब एग्जाम्पल, आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि वुमेन्स की सबऑर्डिनेशन बहुत हद तक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से होती है. कि जब वुमेन के पास में इकोनॉमिक सफिशिएंसी नहीं होती है, वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती है किसी के ऊपर, तो होता ये है कि शी इज नॉट एबल टू प्रिजर्व हर कल्चर, प्रिजर्व हर व्यू पॉइंट, एक्सप्रेस हर व्यू पॉइंट. राइट? जी सर. और इधर हम डबल शिफ्ट का मेंशन कर सकते हैं क्या? किसका? तो सर डबल शिफ्ट, वो जो एक वाक पेश होता है और रॉबर्ट शिफ्ट? क्या समझा नहीं मैं. नहीं सर, डबल शिफ्ट फर्स्ट सीट का. हॉस्टाइल का इमोशनल लेबर, डबल, अच्छा डबल शिफ्ट, ड्यूअल लेबर. ठीक है. हाँ, यस 100% कर सकते हो. ड्यूअल लेबर जो है कि दोनों काम करने पड़ रहे हैं. यस, डबल शिफ्ट. और कोरोना में का भी वो मेंशन कर सकते हैं, वो जो डिफरेंस होता है. न्यूश्री, थिंकर पे नहीं, पहले क्वेश्चन को समझना देखो, फिर आप. अब मैंने क्वेश्चन समझाया तो आपको कैसे थिंकर याद आने लग गए? जी सर.
प्रॉब्लम क्या है पता है सारे बच्चों की? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप सबसे पहले थिंकर देखना चाहते हो, आप क्वेश्चन को नहीं खोल रहे हो। क्वेश्चन खोलते ही आप ही ने मुझे 2 थिंकर्स बता दिए, बताया ना? तो वेयर इज द प्रॉब्लम? Problem is not that you are not able to recall the thinkers. Problem is that you are not able to preserve the question in the right manner. I mean, present the question in right manner. अब आगे सुनना क्या लिखना है। एक बार जब आपने एक मटेरियल बेसिस एक्सप्लेन की, बाद में बताओ, बट हाउ एवर वी डू सी दैट the very material basis which today is set to propagate a patriarchal ideologies, those material inequalities are in itself the result of patriarchal values. Conclude the answer. कि ये मटेरियल से ही नहीं, कई बार तो ये भी लगता है कि ये मटेरियल वैल्यूज ही पेट्रियार्की से आई है, मटेरियल बेसिस ही पेट्रियार्की के कारण है। देयरफॉर द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल एंड पेट्रियार्की कैन नॉट प्रिसाइजली बी एक्सप्लेन्ड as at the best what exists in modern society and the hitherto societies were a correlation between both the supremacy, the cause this or this, ये पता नहीं चलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट गाइस, सबको अनम्यूट किया हुआ है। नेक्स्ट कोई नहीं है? नेक्स्ट ओके, थैंक यू गाइस। हेलो सर। अरे क्या कर रहे हो यार, मैं अभी बंद करने वाला था। हाँ हेलो। नहीं सर, आपको अगर अरे नहीं नहीं नहीं, सबको अनम्यूट किया हुआ है। आई थॉट कि सबके डाउट्स खत्म हो गए हैं। बताओ। बस सर एक क्वेश्चन रीड करना था। अच्छा बताओ। एक्सप्लेन AR Desai's अंडरस्टैंडिंग ऑफ विलेज। अरे यार, विलेज वाला अभी किया ही नहीं है। चलो कर लो, रीड आउट चलेगा। Sir, I am reading out it. Karl Marx refers to villages as little republics, which are self-sufficient and autonomous units. A.R. Desai was a Marxist who also propagated same ideology in his study of Indian society into 3 parts: pre-colonial, colonial, and post-colonial. A.R. Desai gives his village understanding in context of pre-colonial India as follows. First, self-sufficient, equal to Marx. A.R. Desai also propagates villages are self-sufficient, autonomous units which do not have any outside relations. Second is village composition. According to A.R. Desai, villages compose of peasant communities which do only use land. क्या बात है, पहले ही पढ़ लिया है क्या? ये किया है क्या मैंने? आपने बताया था। अच्छा ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। So third is village council. A.R. Desai advocates that ownership of land lies with village council only. Then is village economy. नहीं, साथ में ये भी लिखो कि peasants के पास में हेरिडेटरी राइट्स होते हैं यूज करने के लिए। हाँ। Okay, sir. Village economy not run by heavy industries. It is run by handicraft, agriculture, etc. And then feudalistic society. In pre-colonial period, A.R. Desai opines that villages were feudalistic in nature because main occupation was agriculture related and land ownership lies with village council. And then last point is village conflicts. A.R. Desai advocates that conflicts were present in villages, but class conflicts were present, but they were hidden under caste conflicts. Perfect. And conclusion is A.R. Desai village understanding was partially correct, as M.N. Srinivas advocates that villages were not self-sufficient and have contact with outsiders. For example, village exogamy marriages. तो पार्शियली करेक्ट कहाँ है वो भी प्रूव करना पड़ेगा अगर लिख रहे हो तो। यहाँ तो ये लिखो, हाउ एवर दिस अबो अंडरस्टैंडिंग ऑफ A.R. Desai's village is more radiating from his writings, from his ideology of Marxism. But however, in reality, the structural functionalist approach changed this above understanding by taking up the contextual perspective and हाँ ऐसा कुछ लिखना, मतलब ये मत लिखो। और दूसरी चीज, ऊपर आपने कार्ल मार्क्स को मेंशन कर दिया और लिटिल रिपब्लिक्स लिखा है, लिटिल रिपब्लिक्स हटा दो उधर से वो टर्म। ठीक है, कार्ल मार्क्स का एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा पैराग्राफ है, कभी लेके आऊंगा पीपीटी इधर, उसके अंदर वो पैरा बताऊंगा कि कितनी चीजें बोली है मार्क्स ने, मतलब पैराग्राफ नहीं है, पेज है पूरा एक। तो वो लिटिल रिपब्लिक्स वर्ड मत लिखना, सेल्फ सफिशिएंट लिखो, दैट्स गुड इनफ। ठीक है, कितना बहुत कुछ बोलते हैं कि विलेज जो है वो फोर्सफुली हट जाता है, लेकिन जनरेशन के बाद भी लोग उसी विलेज के अंदर वही घर आके ऑक्यूपाई करते हैं। लेट्स कम टू विलेज वंस, आई विल टेल यू दैट मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, गुड आंसर, बट अगेन थोड़ा सा अच्छा आंसर। मेरे को लगा कि विलेज वाला भी किया नहीं है तो होगा नहीं, बट दिस कंटेंट वाज गुड एज पर द क्वेश्चंस डिमांड। थैंक यू सर।
थैंक यू गाइस. किसी का कुछ है गाइस और? हेलो सृष्टि, आप सबका अनम्यूटेड है. सबका अनम्यूटेड है सृष्टि, एंड एवरीबडी इज अनम्यूटेड इन फैक्ट. हेलो Hello. हेलो. Hello. हाँ हेलो, हु इज दिस? Sir, Srishti. हाँ सृष्टि बताओ. सर कोई डाउट नहीं है, बस एक चीज समझ नहीं आ रही है. जो ग्लोबलाइजेशन और मीडिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर चैप्टर में अपेयर होते हैं कि इससे चेंज कैसे आ रहे हैं. तो मैं जस्ट पूछ रही थी, क्या कोई ऐसा एक सोर्स है जहाँ से पढ़ सकते हैं, या इंटरनेट और न्यूज पे रिलाय करें? स्टीव चैपमैन का स्टीव चैपमैन का एक चैप्टर है हार्लम्बस में सोशल मीडिया के ऊपर. ब्लू हलम. हाँ ब्लू वाला में ओके. 20-30 पेजेस का कोई एक चैप्टर है, पूरा सोशल मीडिया बहुत शिद्दत से कवर किया हुआ है. नहीं तो लेट मी सी, उसका एक समरी भी मेरा बनाया हुआ था. मिल गया. 1 या 2 पेजेस के है, मैंने सिर्फ थिंकर वाइज लिखे हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और मीडिया. एक बार ये गो थ्रू कर लेना, थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड ऑन हो जाएगा आपका. ठीक है. थैंक यू सर. ठीक है, प्लेजर प्लेजर. अभी भेज दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास. ठीक है. ओके टेक केयर गाइस. कोई और है किसी का डाउट? टेक केयर, आई विल सी यू देन. बाय बाय.